नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। मई महीने के करंट अफेयर को चलिए रिवाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं और इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि किसी भी परीक्षा में जब मई महीने का करंट अफेयर आपसे पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएं, उनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी कवर हो जाए। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड की ये बात हो रही है। कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड? हुंडई, जो हुंडई मोटर कंपनी है, तो उसने एक फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया था और मुंबई में ये आयोजन हुआ था। और इसमें जो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट ने एक्टिंग की है, लीड रोल उन्होंने ही इसमें किया है, उनको भी पुरस्कार दिया गया और साथ साथ में इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर तो ये चुनी गई है। अभिनेता अभिनेत्री के तौर पे गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए लीडिंग रोल में बधाई दो के लिए राजकुमार राव को चुना गया है। बधाई दो एक मूवी इनकी आई थी, तो राजकुमार राव को उसमें चुना गया है। जहां तक बात गंगूबाई काठियावाड़ी की है तो ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है, उसके निर्देशक हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार संजय लीला भंसाली को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अलग से चुने गए हैं, क्रिटिक्स ये संजय मिश्रा चुने गए हैं और अभिनेत्री में भूमि पेडनेकर को चुना गया है और भूल भुलैया टू के लिए तब्बू को चुना गया है। तो आपको मेन जो याद रखना होता है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लीडिंग रोल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, बाकी बहुत सारे पुरस्कार और होते हैं, तो सारी चीजों को आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ताप जोश नदी बेसिन में सोयाबीन निर्यात की सुविधा बनाने और अवैध खनन के खिलाफ लड़ने के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेसिकली ये जो पुरस्कार दिया गया है ये कई लोगों को दिया गया है, लेकिन इसमें एक जो ये घटना रही तापजोश नदी बेसिन में सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने की और अवैध खनन के खिलाफ लड़ने की, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है एलेसेंड्रा कोराप को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलेसेंड्रा कोराप को ये जो पुरस्कार दिया गया है ये पूछा जा सकता है और यह जो पुरस्कार है ये गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन हर साल देता है और सबसे बड़ी बात है, ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स पहल की शुरुआत की है और ये जो प्रेप निगरानी ढांचा है ये दिसंबर 2025 तक हासिल किए जाने वाले देशों के कार्यों की एक सूची है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि प्रेट पहल किसने शुरू की है, ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये WHO ने शुरू की है और वर्तमान इनका जो फोकस है वो रेसिपिरेटरी वायरस पर होगा। रेसिपिरेटरी जो वायरस है उस पर ये फिलहाल फोकस करेंगे और ये महामारी की तैयारी में, जो महामारी फैलती है तो हम कैसे उससे निपटे उसकी तैयारी में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी ये जो पहल है। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में यूएई ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी की है? किसने की है? यूएई ने। तो उसमें कौन सा मतलब जो साइन हुआ है उसमें कौन सा समूह, दो दो देशों का जो ये दिया हुआ है वो शामिल नहीं है जिसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो अभी यूएई ने कंबोडिया भारत के साथ किया, भारत इजराइल मतलब इजराइल के साथ भी किया है, इंडोनेशिया तुर्की के साथ भी इसने किया है, लेकिन अमेरिका अजरबैजान इनकी सूची में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए भारत 2 में दिया है, ठीक है। बस पेपर आपका जब बनाया जाता है तो हर तरीके से क्वेश्चन गलत कराने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे निकाला जाए तो भारत, इजराइल, इंडोनेशिया और तुर्की, ये सेपा जो हस्ताक्षरित हुआ है ये 4 देशों के साथ अभी यूएई ने किया है। बात समझ में आ गई। यूएई जब आप कोई किसी के साथ कोई भी आर्थिक व्यापार साझेदारी कर रहा है तो अब यूएई में तेल, यूएई से मशीनरी, कार, मोटर वाहन, आपस में यही एक दूसरे के यहाँ व्यापार होगा। वहां पर जो चीजें होंगी उसी का तो व्यापार होगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। विश्व नृत्य दिवस 29 अप्रैल को आधुनिक बैले के निर्माता जीन जार्जेस नोब्रे की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि एक फैक्ट याद रखिए कि 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है और दूसरा है कि 2023 में इसकी थीम जो रखी गई वो डांस फॉर लाइफ है। तो दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा की गई थी। 1948 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान जो कि पेरिस में है, स्टेब्लिश किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान 1948 में ये शुरू हुआ था।
वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषित क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि इस योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये 23-24 के केंद्रीय बजट में अभी घोषित हुआ था और नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अभी इस योजना की शुरुआत की है। किस देश ने रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतन टाटा की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब आप उनको देखेंगे अक्सर रील्स वगैरह में आप देख सकते हैं, लेकिन एक्टिव रहते हैं अभी भी। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी उनको देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये पुरस्कार जो है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये पुरस्कार है जिसे सम्मानित किया गया है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड यूनाइटेड किंगडम में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। उसी ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड दिया है चेन्नई मेट्रो रेल को। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती की पहल के लिए और ऊर्जा उपयोग को ज्यादा सतत बनाने, ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन तक पहुंच गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है और इसमें कहा गया कि प्रवासी 184 मिलियन तक पहुंच गए हैं। 184 मिलियन तक पहुंच गए हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसमें एक बात ये भी कही गई है कि अमेरिका प्रवास करने वाले कम कुशल भारतीयों की आय में 500% की वृद्धि हुई है और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 300% की वृद्धि भी हुई है। मतलब ये बहुत कुशल नहीं है लेकिन इनमें वृद्धि हुई है। और जो अत्यधिक कुशल लोग हैं उनकी आय में तो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। तो इंडिया को और स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा हमारे लोग बाहर जाके भी अच्छा काम कर पाएंगे। किस स्थान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पहला मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर जिसको बोलते हैं MEC ये लॉन्च किया? तो ये दिल्ली में लॉन्च हुआ है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर है, दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया है, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट्स ने किया है, जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने? तो इसका नाम रखा है सारा। सारा नाम देखिए, वैसे भी इंडिया में कई हस्तियों की लड़कियों का नाम सारा है, तो सारा नाम वैसे भी आपको याद रहेगा। सचिन तेंदुलकर की लड़की, उधर सारा अली खान है ना, फ्लॉप फिल्में लगातार दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये याद रहेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये अमीरात जो एयरलाइंस है उसने अभी ये किया है और ये पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है। दुबई में इसका ये शुरुआत इसकी की गई है, इसका प्रयोग शुरू किया गया है। और ये स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरे का मिलान करना, चेहरे की पहचान करना, चेक इन सेवाएं देना, ये सारी चीजें खुद कर लेती है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनिए। वाराणसी में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना का आयोजन किया गया और ये हर 6 साल बाद मनाया जाता है, लेकिन इसका जो आयोजन होता है हर 12 साल पे होता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। वाराणसी में ये हुआ था और मानसरोवर घाट पर इसका आयोजन हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ए ऑप्शन केवल एक इसका सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहां पर किया गया? सिंथन स्नो फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जम्मू कश्मीर में इसका शुभारंभ हुआ है। अप्रैल में 29 से 30 अप्रैल के बीच में ये वहां पर आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रदर्शन किए गए, कुछ बाइक रैली, पैराग्लाइडिंग, स्नो काइनिंग, अब वहां पे बर्फ में जो जो चीजें हो सकती हैं वैसी गतिविधियां की गई। धावक और लॉन्ग जंपर टोरी बॉबी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? अभी हुआ क्या है, इनका निधन हो गया है और महज अभी ये 32 साल के थे। लॉन्ग जंपर थे और विश्व चैंपियन रह चुके हैं 2 बार, ये 3 बार ओलंपिक पदक विजेता भी रह चुकी हैं। और टोरी बॉबी एक मतलब महान अमेरिकी धावक थी, लॉन्ग जंपर थी। तो ये जो है इसमें कहां से इनका संबंध था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका। अमेरिकी धावक, और इतने कम उम्र में जब कोई जाता है और इतने बड़े रिकॉर्ड बना के, तो नाम तो वैसे भी पूछा जा सकता है कहीं भी ना। तो ये अमेरिकी थी। निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानिए। हर साल 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। नो डाइट डे, इसकी शुरुआत मैरी इवांस यंग ने की। नो डाइट डे यानी कि जीवन शैली आपकी ऐसी हो कि एक दिन आप खाना ही ना खाएं। तो आहार और शरीर संबंधी जागरूकता से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में
बहुत सारे व्रत हैं जिसमें निर्जला व्रत रहने की बात होती है, यानी कि दिन भर में जल भी नहीं पीना है। तो अब ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नो डाइट डे मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है पहले से। तो हर धर्म में, जैसे मुस्लिमों का रोजा, दिन भर कुछ ना खाना, तो पूरा डिटॉक्स, जितना मतलब जितना भी जितनी गंदगी होती है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है ना, तो जितनी गंदगी होती है वो निकल जाए। तो ये सब व्यवस्थाएं हर धर्म में हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान कर रहे हैं। मैरी वांस यंग ने इसकी शुरुआत की थी और पहला 1992 में यूनाइटेड किंगडम में मनाया गया था नो डाइट डे। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार डिज्नीलैंड की तर्ज पर एक थीम पार्क विकसित करने जा रही है। इसका नाम ये क्या रखेगी? तो नाम रख रही है रामलैंड, और ये बनाया जाएगा भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में। ठीक है, तो रामलैंड इसका नाम रखा गया है। भगवान राम की कहानी इसमें दर्शाई जाएगी, रामायण की कहानी दिखाने की कोशिश की जाएगी। और 2023 जून 2023 तक वहां पर हवाई अड्डा भी पूरा हो रहा है, और 2047 तक बहुत सारे विजन रखे गए हैं। 30,000 करोड़ रुपए का पैकेज है इसका, अयोध्या के डेवलपमेंट का। तो आप सोच सकते हैं कि अयोध्या बिल्कुल बदलने वाला है। बहुत तेजी से डेवलपमेंट आपको दिख भी रहा है, होटल्स वगैरह बहुत तेजी से बन रहे हैं। 2-3 मई 2023 को निम्नलिखित में से किन देशों ने पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की? तो पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग ये आयोजित किया गया, बर्लिन में पड़ता है। पीटरबर्ग कहाँ पे पड़ता है? पीटरबर्ग पड़ता है आपका बर्लिन में। और बर्लिन कहाँ पड़ता है ये आप कमेंट करके हमको बताएंगे। जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने ये COP28 के अंतर्गत पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की थी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ में 40 देशों के मंत्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और COP28 की क्या दिशा होगी, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, डिकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने की बात, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ईवी पे जोर दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें इसमें की गई थी। निम्नलिखित में से किस पोर्ट ने 22 घंटे के रिकॉर्ड कंटेनर टर्न अराउंड टाइम के साथ एक वैश्विक बेंचमार्क हासिल किया? ये जो 22 घंटे, यानी कि एक दिन से थोड़ा सा कम, भाई 2 घंटे और पूरे हो जाते तो एक दिन पूरा हो जाता। तो विश्व बैंक के द्वारा अभी एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने ये 22 घंटे का ये पूरा किया है, और ये वैश्विक बेंचमार्क है। मतलब ये रिकॉर्ड कंटेनर टर्न अराउंड टाइम इसको इन्होंने घोषित किया है। और देखिए, ये जो हमारा पोर्ट है ये बड़ा डेवलप पोर्ट है, कनेक्टिविटी के मामले में, डिजिटलीकरण के मामले में, ऑपरेटर के मामले में, सब ये बढ़िया पोर्ट है हमारा। तो ये पोर्ट इसमें चुना गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है मुंबई में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मई 2023 में किस राज्य में हिंसा भड़कने के बाद अनुच्छेद 355 लागू किया गया? बहुत ही खराब दशा चल रही है मणिपुर में। हजारों की संख्या में लोग वहां पे प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। अनुच्छेद 355 वहां पे लागू किया गया है। बहुत खराब दशा है। अभी एम्बुलेंस में आग लगा दी गई, जिंदा जल गई वहां पे एक बच्ची, उसकी माँ, बच्चा, और बताइए वो रिश्तेदार उनके बैठे थे उसमें एक। तो हो क्या रहा है वहां पर? अखिल आदिवासी छात्र संघ के द्वारा एक एकजुटता मार्च स्टार्ट किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। मैतेई समुदाय के लोग, जो मणिपुर की आबादी का 53% हिस्सा है, वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध मार्च का आयोजन कर रहे थे। ठीक है, अब कुकी और नागा जैसे आदिवासी लोग जो हैं वो इस प्रस्ताव के खिलाफ है। उनका मानना है कि उनकी पहचान को खतरा हो सकता है, आपस में भिड़ गए। ठीक है, तो हिंसा जो है ये वहां पे चुराचांदपुर और बिशनपुर जिले पड़ते हैं, वहां से शुरू हुई। फिर जब शुरू हो जाती है तो समस्या हो जाती है। तो मामला यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से संबंधित है, और बाकी आपस में ये लोग लड़ते तो रहे ही हैं। लेकिन ऐसी स्थितियां देश में अब होनी नहीं चाहिए। समय हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अभी मारकाट करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, तो आप सोचिए। आरबीआई द्वारा 3 मई 2023 को जारी रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 का विषय क्या है? सबसे पहली बात तो ये जानिए कि रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। और इसके अंतर्गत जो इस बार विषय रखा गया है वह है टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया। टुवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन टैक्सोनॉमी से जुड़ी जो उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है उसको पेश किए जाने की बात इसमें की गई है। स्थायी हरित संपत्ति और गतिविधियों को पहचानने की बात की गई है। प्रभावी हरित वर्गीकरण की बात की गई है ना? तो ये जैसे कार्बन टैक्स की बात होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर लगाया जाता है।
अब केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही तो ग्रीन हाउस का कारण नहीं है, अन्य ग्रीन हाउस गैसों को भी इसमें कवर करने की बात इसीलिए की जा रही है। तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस में ये थीम इस बार रखी गई है, थोड़ा सा अलग हटके है लेकिन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रव्यापी AHDF के CC अभियान 1 मई 2023 से कब तक के लिए आयोजित किया जाएगा? तो ये 31 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 1 मई से ये शुरू हुआ है और पुरुषोत्तम रूपाला ने इसको, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने शुरू किया था। पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल जो छोटे भूमिहीन किसान हैं उनको KCC सुविधा प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में ये संचालित किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। जहां तक बात KCC की है, 1998 में ये क्रेडिट कार्ड योजना जो किसानों के लिए थी, इसको शुरू किया गया था। 1998 में शुरू किया गया था और बाद में 2018 में इसमें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए संशोधित योजना भी शुरू की गई थी और मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को वित्तीय सहायता दी जाए, वो अच्छे से अपनी खेती किसानी कर सके। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी की वैश्विक आपातकालीन स्थिति को समाप्त कर दिया? और अब समाप्त क्या, हम लोग इसमें हैबिचुअल हो गए हैं, छोटी मोटी ऐसी दिक्कतें आती भी हैं तो अब पता भी नहीं चलता, हमारा शरीर हैबिचुअल हो गया है। वही कोविड-19, लेकिन मई में WHO की तरफ से, आपसे पूछा जाए तो WHO ही करेगा, वर्ल्ड बैंक मत कीजिएगा। WHO ने इसकी स्थिति बोली कि अब ये जो है आपातकाल की स्थिति नहीं रह गई है, अब ऐसा नहीं है भाई, घटनाएं तो होती रहेंगी, कोविड इफेक्टेड लोग मिलते रहेंगे, लेकिन आपात जैसा अब इसमें कुछ नहीं है। 2 वर्षों में 15 मिलियन अधिक लोगों की मौत का कारण बना है कोविड। मिस्र में 12 गुना ज्यादा मौतें हुई, पाकिस्तान में 8 गुना ज्यादा मौतें हुई। भारत की स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं रही, भारत ने जो कदम उठाए, लॉकडाउन लगाया, तो इन सब का फायदा मिला। अगला जो प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन पहचानना है। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीता और दोहा डायमंड लीग पहली बार 1997 में दोहा ग्रैंड प्रिक्स के रूप में आयोजित की गई थी, बाद में इसका नाम रख दिया गया क्या, दोहा डायमंड लीग। तो ये दोनों बातें सही है और ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, तो उन्होंने ये जीत अभी दर्ज की है। दोहा डायमंड लीग 1997 में शुरू की गई थी, तब इसका नाम दोहा ग्रैंड प्रिक्स था। 110 सालों में पहली बार हरियाणा में यमुनानगर के कालेसर नेशनल पार्क में एक बाघ देखा गया और ये पार्क किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा पार्क? कालेसर नेशनल पार्क, इसमें बाघ देखा गया है और कालेसर नेशनल पार्क उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों के बीच में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है। अब ये जो पार्क है, ये अब देखिए यहां पर एक चीज ये 110 सालों में पहली बार हरियाणा में देखा गया है और ये जो बाघ है, मतलब ये अंतिम दर्शन इसके हुए थे, मतलब इसके क्या, इस तरीके का कोई बाघ देखा गया था 1913 में, जब अविभाजित पंजाब था तब देखा गया था। कालेसर नेशनल पार्क 2003 में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश का सिमलवारा राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उसके साथ ये सीमा साझा करता है और उसी में, क्योंकि उसी से बॉर्डर मिलता है, तो उसी में ये रहने वाला बाघ है और यमुनानगर जो हरियाणा में पड़ता है तो इसकी भी सीमा इससे मिलती है। तो हरियाणा के साथ साथ में ये दोनों स्टेट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और तेंदुआ, हाथी, पैंथर ये सब पाए जाते हैं। अब जैसे बहुत बार आपको देखेंगे हिरन पाया जाता है, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, अब जंगल है तो रहेंगे ही, मुर्गे कहाँ जाएंगे बेचारे। किस तिथि से सेना ने फैसला किया है कि ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों की एक समान वर्दी होगी? तो ये कट ऑफ डेट जो रखी गई है 1 अगस्त 2023 रखी गई है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में शुरू हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था? 42वां है, इंडोनेशिया में हुआ है, लाबुआन बाजो शहर में हुआ है। आसियान मैटर, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ये रखा गया है इस बार का विषय। निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानिए। केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में भूमि शासन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी और ये निर्णय दिसपुर असम में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया। तो जो टास्क फोर्स है ये केंद्र सरकार गठित करने जा रही है, ये ध्यान रखना है, असम सरकार नहीं करने जा रही है। और ये जो निर्णय लिया गया, ये दिसपुर असम में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि शासन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वहां पे लिया गया, ये कह रहे हैं। तो असम में तो ये हुआ था, लेकिन ये असम के दिसपुर में नहीं हुआ, ये स्थान भी आपको याद रखना जरूरी है, इसलिए इसी समय याद कर लीजिए। ये गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि
भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों में कहां पर हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 मई से 10 मई 2023 तक इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का, इसको कॉर्पेट बोलते हैं, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इंडो थाई यानी इंडिया और थाईलैंड के बीच में। तो इसका ये 35वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है? चलने की जब बात हो रही है तो पैदल चलना, साइकिल से चलना, अभी हाल में देखा गया कि पैदल चलने वाले और साइकिल से चलने वाले लोगों की मौतें हुई, एक्सीडेंट से मौतें हुई, लगातार मौतों में वृद्धि। तो चलने के अधिकार को लागू किया गया, सड़कों का विस्तार किया गया, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, ये सब बनाने की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं, अनिवार्य कर दिया गया है। तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चलने का जो अधिकार है वो अब लागू करना पड़ेगा, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। तो ये कहां पर? अभी पंजाब में हुआ है। एडीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा देश एशिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया, यानी बना? सबसे ज्यादा ऋण किसने लिया है? तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है पाकिस्तान। उसके पास खाने को नहीं है, आलू खरीदने के पैसे लोगों के पास नहीं है, आलू भी इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल वहां पे इतना महंगा हो गया है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है, राजनीतिक अस्थिरता है, उथल पुथल मची हुई है। जिस देश का प्रधानमंत्री भाग रहा हो कि कहीं पुलिस गिरफ्तार ना कर ले, पुलिस मार ना दे, समस्या का सबब। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ऋण वगैरह लेके थोड़ा बहुत काम वहां पे चल रहा है। बाकी प्रकृति भी वहां पे इन लोगों को कभी बाढ़ में, कभी सूखे में, ये सब प्रताड़ित करती रहती है। तो आर्थिक स्थिति इनकी बड़ी डामाडोल हो गई है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक की जब स्थापना हुई थी तो पाकिस्तान भी उसमें सदस्य था। 1966 में एशियाई विकास बैंक के संस्थापक सदस्यों में पाकिस्तान भी शामिल है और भारत भी ऋण लेता है। एक क्षेत्रीय विकास बैंक है एशिया के देशों का, और मनीला जो फिलीपींस है वहां पर इसका मुख्यालय है। जापान का इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो पाकिस्तान को भी ऋण मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। भारत विरोध, भारत वैसे भी ऐसे विरोध नहीं करता है, कोई भूखे क्यों मरे। 1 मई 1923 को भारत में पहला मई दिवस या श्रमिक दिवस, मे डे को आप लेबर डे के नाम से भी जानते हैं, ये 1923 में सबसे पहले मनाया गया और इसे पहली बार हिंदुस्तान की लेबर फार्मर्स पार्टी द्वारा मद्रास में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया? मद्रास में मनाया गया। 1 मई 1923 को हिंदुस्तान की लेबर फार्मर्स पार्टी थी तो उसी ने मद्रास में इसको बनाया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। पीएम मोदी ने 30 अप्रैल 2023 को मन की बात के 75वें एपिसोड को संबोधित किया। दूसरा है कि मन की बात 3 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। मन की बात की शुरुआत मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने की थी और अभी उसका 100वां एपिसोड इन्होंने संबोधित किया है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों में, 22 ये भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषा, और 29 बोलियों में इसको जारी किया जाता है और साथ में 11 विदेशी भाषा है। कोई सुने या ना सुने, ट्रांसलेशन इसका उसमें भी कर दिया जाता है। 11 विदेशी भाषाओं में भी इसको प्रसारित किया जाता है। 500 से अधिक आकाशवाणी के प्रसारण केंद्र हैं जहां से इसका प्रसारण होता है। पूरे देश में हर जगह फैलाने की कोशिश की जाती है। अभी जब 100वां एपिसोड था तो 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी मोदी जी ने जारी किया है। अशोक स्तंभ का शीर्ष और सत्यमेव जयते ये सब उसमें लिखा हुआ है उस सिक्के पे। पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शंस और इसको लिखा है नारायणन बाघुल ने। ये बैंकर है। रिफ्लेक्शंस जो पुस्तक इन्होंने लिखी है, नारायणन बाघु, ये एक बैंकर हैं और इसमें वित्तीय परिदृश्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण पे बहुत अच्छे विचार इन्होंने व्यक्त किए हैं। तो कभी आपको टाइम मिले अपनी पढ़ाई लिखाई से तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। किन राज्यों ने 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? 63वां मनाया है, यानी कि 1960 में इनकी स्थापना हुई होगी। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था तब महाराष्ट्र का गठन किया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 राज्य थे तो उन्होंने ही अभी ये मनाया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 63वां स्थापना दिवस गुजरात ने कहा कि हम गुजरात गौरव दिवस के तौर पर मनाएंगे। 1 मई 2023 को इन्होंने गौरव दिवस के तौर पर मनाया भी। 1 मई को ये गुजरात गौरव दिवस के तौर पर इन्होंने मनाया है। किसे भारतीय सेना ने
आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों में शामिल नहीं किया है। अभी पहला बैच है जो आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन किया गया है। 5 में से इसमें 3 महिला अधिकारी जो हैं वो चीन के करीब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अग्रिम मोर्चे पर तैनात की गई हैं। और ये 5 जो हैं इसमें महक सैनी, साक्षी दुबे, अदिति यादव, पवित्र मुदगिल और आकांक्षा ये अभी प्रशिक्षण पूरा करके शामिल हो गई हैं। तो इनमें जो रजनी यादव दिया हुआ है, रजनी यादव इसमें नहीं है। अदिति यादव है, साक्षी है, महक है, रजनी यादव नहीं है। बाकी जो 2 नाम हैं उनको भी आप याद कर लीजिए, पवित्र मुदगिल और आकांक्षा। एक का नाम है पवित्र और दूसरे का नाम है आकांक्षा। ये 2 लोग भी इसमें शामिल हैं। आकांक्षा। सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही इसको विमोचित किया है। और ये सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय वेरावल में पड़ता है, तो उसी ने इस पुस्तक की रचना की है। और सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये सोमनाथ में ही किया गया था 17 से 26 अप्रैल के मध्य में। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी ने प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी की है? तो ये है अभिलाष टामी। अभिलाष टामी ने गोल्डन ग्लोब रेस पूरी की है और ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। और ये एक एकल दौर की विश्व नौकायन दौड़ के तौर पे इसको देखा जाता है। 29 अप्रैल को इन्होंने ये कंप्लीट की है। 2018 में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ये बड़ी खतरनाक भी होती है, बड़ी रोमांचक भी होती है। तो ऐसा जो कर दिखाता है तो भाई उसका नाम तो होना बनता है ना। एक नौकायन दौड़ होती है, गोल्डन ग्लोब रेस जो है ये एक कैसी दौड़ है? एक नौकायन दौड़ होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और विश्व स्तरीय है, सेलिंग रेस इसको बोलते हैं। सिंगल लोग इसमें बैठ के, मतलब एकल दौड़ है, कोई 2-4 लोग नहीं रहते। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास 29 फील्ड गोला बारूद डिपो देहू रोड में आयोजित किया गया? इस अभ्यास का नाम था अग्निदमन 23। क्या अभ्यास था ये? नाम अग्निदमन 23। देहू रोड में ये किया गया। 29 फील्ड गोला बारूद डिपो देहू रोड पड़ता है, वहीं पर इसको आयोजित किया गया। ठीक है, और ये दक्षिणी कमान के तत्वाधान में किया गया। और ये बाकी इसमें और कुछ जानने लायक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 10 देशों की सूची में शीर्ष पर है जो वैश्विक मातृ मृत्यु दर के 60% के लिए जिम्मेदार है? तो भारत। भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो ये सब समस्याएं भी भारत में है। वैश्विक मातृ मृत्यु दर जितनी पूरे विश्व में होती है उसकी 60% भारत में होती है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना है और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया। तो अभी हुआ ये था कि स्मृति ईरानी ने इस योजना की शुरुआत की थी, इसीलिए चर्चा में आई थी। और ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा दोनों साथ साथ में हो, ECCE, है ना। अब ये कैसे हो पाएगी? तो आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है वास्तव में बड़ा अच्छा है और ये काम भी करते हैं ग्रामीण लेवल पे, शहरी क्षेत्रों में हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। तो ये पोषण भी वहाँ पे मतलब खाने पीने की भी चीज़ें दी जाती हैं और साथ में अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है, पढ़ाई भी कराई जाती है। 80 मिलियन बच्चों को पूरा पोषण और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं पूरे देश में आंगनबाड़ी। 80 मिलियन, आप सोच के देखिए 80 मिलियन कितना ज्यादा हो। स्मृति ईरानी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित सागर के संबंध में सत्य कथन चुनिए। 10 मई को इसे नई दिल्ली में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया। और दूसरा है, यह हरित पहलों के कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। सूर्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये जो दिशा निर्देश हैं इनको लॉन्च किया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है कि मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, जलमार्ग मंत्री है, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, बंदरगाह विभाग भी इसी में आता है। और ये जो हरित सागर पहल है ये SDG को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में लॉन्चिंग हुई है, हरित सागर पहल है, दिल्ली में सागर नहीं है लेकिन लॉन्चिंग वही हुई है। गहरे समुद्र अभियान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सही शामिल नहीं है? गहरे समुद्र अभियान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? गहरा समुद्र मिशन जो है इसकी बैठक, अभी पहली बैठक यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इसमें जो शामिल हैं 6 विषय शामिल हैं। खनन, मानवयुक्त समर्सिबल और पानी के अंदर रोबोटिक्स वाली प्रौद्योगिकी का विकास,
महासागर और जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवा, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज, इनके संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार, गहन महासागर सर्वेक्षण अन्वेषण, महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी, और महासागरीय जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। लेकिन इसमें महासागर और पनडुब्बी जैसा कोई विषय शामिल नहीं है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 मई को भारतीय मुक्केबाजों ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में सेमीफाइनल में पहुंचकर पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक सुनिश्चित किए। तो कितने पदक सुनिश्चित किए? फर्स्ट टाइम था और 3 पदक इन लोगों ने सुनिश्चित किए, मतलब 3 पदक जीते, और ये पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीत पाए हैं भारतीय मुक्केबाज। और ये ताशकंद में आयोजन इसका हुआ था। ताशकंद पड़ता है उज्बेकिस्तान में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संबंध में 2 कथन दिए हुए हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। और दूसरा है कि इस साल की थीम स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये इस बार की थीम रखी गई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर जो वैज्ञानिक परियोजनाएं हैं, अभी इनका शिलान्यास किया गया। 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। तो 11 मई को ये शुरुआत की थी 1999 में मनाने की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और इस बार की थीम भी सही दी है, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटेड यंग माइंड टू इनोवेट। ये दोनों बातें सही हैं। और 11 मई का दिन क्यों चुना गया, ये जरा आप कमेंट करके बताइएगा। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सही हैं। 11 मई का दिन क्यों चुना गया, ये बताना है आपको। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किस स्थान पर ड्रोन द्वारा ब्लड बैग वितरण का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है? ड्रोन इसको बांटेगा, तो ब्लड बैग ये वितरित करेगा। नई दिल्ली में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ये अभी ट्रायल किया था, तो ये सफल रहा है ट्रायल। और कई बार ऐसा होता है कि ड्रोन मतलब नीचे रोड साइड से, रोड के पे चल के आपको ब्लड लाना है या कोई भी आर्गन लेके आना है तो समस्या हो जाती है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा शहरों में होता है। ड्रोन से अगर ये सारा कुछ हो जाए तो कलेक्शन भी बढ़िया रहे। प्रयोग ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, और ड्रोन द्वारा ब्लड बैग वितरित हो जाए तो ये भी सही है। कम समय में होगा, सेफ होगा, ज़्यादा लोगों के हाथ में नहीं जाएगा। किस देश में जनमत संग्रह द्वारा राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 7 साल करने की मंजूरी प्रदान की गई है? वहां पे एक जनमत संग्रह कराया गया, तो जनमत संग्रह में लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, 5 से बढ़ा के इसको 7 कर दो। और ये उज्बेकिस्तान में किया गया है। कहां पर हुआ है? उज्बेकिस्तान में। बी ऑप्शन करेक्ट है। किस टीम के गेंदबाज युजवेंद्र चहल इंडियन प्रीमियम लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? युजवेंद्र चहल इंडियन प्रीमियम लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, और इनकी टीम है राजस्थान रॉयल्स। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने 143 मैच में 184 विकेट लिए हैं। 143 ये इनके मैच हैं और 184 ये इनके विकेट्स। ऑटोमेटेड रिटर्न स्क्रूटनी मॉड्यूल के संबंध में सत्य कथन बताइए। केंद्रीय कर अधिकारियों के लिए ECES जीएसटी बैक एंड एप्लीकेशन में जीएसटी रिटर्न के लिए इसे लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च किया है रिजर्व बैंक में, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है वो CBIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको जो लॉन्च किया गया है वो केंद्रीय कर अधिकारियों का मामला है, तो इसको CBIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। RBI ने इसको लॉन्च नहीं किया है, स्वचालित है, और जीएसटी रिटर्न के लिए ये सुविधाएं देगा। तो दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला यहाँ पर सही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमपॉक्स के संबंध में सत्य कथन चुनिए। 11 मई को WHO ने घोषित किया कि एमपॉक्स अब वैश्विक स्वास्थ्य आपदा नहीं है। कब घोषित किया? 11 मई को। एमपॉक्स एक संक्रामक रोग है जो इंसानों से जानवरों में फैलता है। एमपॉक्स की जो सबसे बड़ी बात है, ये इंसानों से जानवर नहीं, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, ये इसमें फैलता है। एनिमल टू ह्यूमन इसके लिए जाना जाता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने E-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया। E-फाइलिंग 2.0 वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मामले दर्ज करने में मदद करेगा, और ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगा। तो लॉन्चिंग तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने की है। और ये इसका जो समय दिया हुआ है, ये 24 घंटे काम करेगा, न कि 10 से 5 काम करेगा। 24 आवर ये काम करेगा। तो दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक ने भारत में जूनोटिक रोग को रोकने के लिए $82 मिलियन के ऋण
देने की घोषणा की है, वर्ल्ड बैंक देगा। ये प्रश्न डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कि एडीबी ने दिया, विश्व बैंक ने दिया, किसने दिया है। ऋण की परिपक्वता 4.5 4.5 वर्ष की छूट अवधि के साथ 15 वर्ष की है। तो इसमें 15 वर्ष की नहीं रखी गई है, छूट के साथ ये 11.5 वर्ष है। 15 वर्ष की वैसे होती, 4.5 16 वर्ष की होती, तो 4.5 इसमें छूट अवधि जोड़ निकाल दिया गया, तो ये हो गया 11.5 11.5 वर्ष। तो पहला तो सही है कि विश्व बैंक दे रहा है, दूसरा यहाँ पर गलत है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 की विशेषताओं के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। महिला कैदियों और ट्रांसजेंडरों के लिए अलग आवास का प्रावधान इसमें किया गया है। जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ये दो बातें तो दोनों यहाँ पर सही हैं। बाकी शिकायत निवारण, कारागार विकास बोर्ड, बंदियों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन, ये सब बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, और ये जो है देखिए, आदर्श कारागार अगर बन जाए तो वहां पे कम से कम जो लोग मान लीजिए गलती किए भी, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो फालतू फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन अगर वहां पे कुछ अच्छी व्यवस्था रखी जाए तो वो आगे भी सुधर सकते हैं। लेकिन फिर उसको होता यह है कि वहां पे तो बहुत सारी नई चीजें लोग सीख के आते हैं और बड़े गुंडे बन जाते हैं। सुधार गृह है वास्तव में, तो सुधार होकर निकले लोग ज्यादा सही रहेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई। एनएसओ ने यह आंकड़े जारी किए हैं और 2023 अप्रैल तक का जो आंकड़ा है इसमें खुदरा मुद्रास्फीति 4.7% घटकर रह गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, तो ये शांति निकेतन है। शांति निकेतन को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। इसकी स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, और 9 मई को अभी 162वीं जयंती उनकी मनाई गई है। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक अलग, आप समझ सकते हैं, अलग माहौल, अलग प्रकार की वहां पे व्यवस्था, और ओपन बिल्कुल स्कूल, बैठ के बाहर पढ़े लोग, इस तरीके की व्यवस्था है वहां पर। ठीक है, तो वास्तव में इसको, इस कॉन्सेप्ट को लागू करने की जरूरत है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई के पहले शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, दोनों बातें ये सही है, मई का पहला शनिवार और अक्टूबर का दूसरा शनिवार, हर साल ये 2 तिथियां रखी जाती हैं। क्या ये सही है? और दूसरा, हर साल पक्षियों की लगभग 229 प्रजातियां प्रवास हेतु आती हैं। अब ये बात तो पहली सही है भाई, लगभग 229, ये दूसरी बात तो बिल्कुल सही, पहली बात भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये गड़बड़ किया गया है कि मई का भी ये पहला शनिवार नहीं रहता है, ये भी सेकंड सैटरडे रहता है। तो दोनों मई और अक्टूबर दोनों में, ये मई एंड अक्टूबर, सेकंड जो सैटरडे है उस पर इसको मनाया जाता है, तो पहला हो जाएगा गलत। तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करके फैक्ट को ऐसा घुमा दिया जाता है कि जानते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एनसीबी ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 40,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं? एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो जो है, उसने नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए अभी एक अभियान चलाया था, और उस अभियान का नाम था समुद्रगुप्त, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो उसी के तहत 40,000 करोड़ रुपए का ड्रग इन्होंने जब्त किया है ना। और अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि साठगांठ भी हो जाता है, लेकिन 229 किलो का हशीश, 221 किलोग्राम का मेथाफेटामाइन और 13 किलोग्राम हेरोइन, ये सब मिली है। अब इतना ये कहां पे कौन जब्त कर लेगा, इसको ले कहां जाएगी, है ना। और ये समुद्री इलाके में जब्त की गई है, गुजरात के तट से दूर आप जाएंगे तो समुद्री इलाका जो पड़ेगा वहां पे, और ये बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से मंगाई गई थी, यहाँ पे तस्करी होती है इसकी। 40,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए इतना, कितनी बड़ी रकम है, कई कंपनियां इसमें समाहित हो जाएंगी। 16 मई 2023 को यूजीसी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन 2 पोर्टलों को लॉन्च किया? 2 पोर्टल्स हैं जिनको लॉन्च किया है, एक तो उत्साह है और दूसरा है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। अगला जो प्रश्न है, मुंबई तटीय क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई है, इनके नाम क्या रखे गए हैं? मुंबई हाई क्षेत्र है, मुंबई तटीय क्षेत्र, वहां पर अमृत और मूंगा, ये 2, अमृत जो है कच्चा तेल और मूंगा प्राकृतिक गैस का ब्लॉक है, अमृत और मूंगा ये खोजा गया है। तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा, अगर आपसे उत्पादक वैसे पूछा जाए तो ये मुंबई हाई वाला क्षेत्र, तटीय क्षेत्र है। उसके बाद में राज्यों में राजस्थान सबसे बड़ा इस समय है,
राज्यों में देखा जाए तो इस समय राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान के बाद में फिर असम आता है और असम के बाद में फिर आता है गुजरात। मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा, ये अभी फैसला किया गया। और नेशनल मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना अनिवार्य है, जबकि भारतीय मेडिकल स्नातकों के लिए ऐसा नहीं है। तो लाइसेंस जो देने की बात हुई है, ये 5 साल के लिए देने की बात हुई है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक टेस्ट पास करना होता है, नेशनल एग्जिट टेस्ट होता है, जिसको नेक्स्ट बोलते हैं। ये दोनों के लिए अनिवार्य है, चाहे आपने भारत से ग्रेजुएशन किया है और चाहे आपने विदेश के किसी मेडिकल कॉलेज से किया है, तो ये दोनों के लिए अनिवार्य है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, पहला सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी पे दिया हुआ है केवल एक। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। हर साल 15 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। दूसरा है, डेंगू का पहला टीका डेंगबैक्सिया सनोफी पास्चर के द्वारा विकसित किया गया था। देखिए, इनका नाम भी डेंगबैसिया है और डेंगू का टीका इन्होंने बनाया था। डेंगू, तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो डेंगू का दिवस है वो 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। तो पहला गलत, दूसरा सही। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 16 मई 2023 को जर्मनी में शुरू हुआ। समारोह की आधिकारिक तौर पर शुरुआत जॉपी डेम अभिनीत फिल्म जीन डू बैरी के विश्व प्रीमियम के साथ में हुई। तो पहला स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए, जो कांस फेस्टिवल है वो जर्मनी में शुरू होगा या फ्रांस में शुरू होगा। तो ये शुरू कहाँ पर हुआ? कांस कहाँ? फ्रांस में। तो पहला तो गलत हो गया, और ये जीन डू बैरी इससे शुरुआत हुई थी, दूसरा सही है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की किस जिले में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम, तो ये हापुड़ जिले में इसका आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 15 मई 2023 को किस राज्य में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, और ये मंत्री कौन है? ये मंत्री कौन है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, और आप याद करिए और इसको फिर बताइए। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है, ये प्रश्न यहाँ पर है। तो ये हैदराबाद में। हैदराबाद की जो मतलब ये तेलंगाना स्टेट जो है उसकी राजधानी है हैदराबाद। तो तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, वहीं से शुरू किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। WPI मुद्रास्फीति मार्च 2023 में 1.34% से घट के अप्रैल 2023 में कितने प्रतिशत हो गई? मतलब 1.34% थी मार्च में और घट गई, और ये हो गई 0.92%। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 मई को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम क्या है? इनको पाया गया कि ये लोग मतलब कबूतरबाजी करते थे। भूटानी शरणार्थियों की आड़ में ये अमेरिका भेजने का वादा करते थे। नेपाली नागरिकों को धोखा दिया इन्होंने, लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है, और इनका नाम है बहादुर रायमाझी। ठीक है, तो रायमाझी ये धोखाधड़ी के आरोप में, कबूतरबाजी के आरोप में पकड़े गए। 16 मई 2023 को भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की किस क्रम की मंत्री स्तरीय बैठक ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई? 16 मई 2023 भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की यह बैठक, ये पहली बैठक आयोजित हुई है भारत और यूरोपीय संघ व्यापार परिषद की, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक है अभी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक ये ब्रुसेल्स में बेल्जियम में पड़ता है, ये आयोजित की गई। यूरोपीय संघ का मुख्यालय वहीं पर है, और पहली है इसलिए पूछी जा सकती है आपसे। नई दिल्ली में मेरी लाइफ माई लाइफ नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और ये COP26 में प्रधानमंत्री ने इसकी परिकल्पना प्रस्तुत की थी, और इसमें नासमझ और व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपभोग पर जोर देने की बात की गई है मेरी लाइफ में, ये जो ऐप है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत और किस देश के द्वारा 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है। 50-50 दोनों के स्टार्टअप एक दूसरे देशों का दौरा करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे, उद्यमशीलता को बढ़ाने में एक दूसरे की मदद करेंगे। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में अभ्यास जल राहत का आयोजन किया गया? तो ये असम में किया गया है। राजस्थान में टिक कीजिएगा कि जल की जरूरत वहां ज्यादा है, ऐसा नहीं है। असम में किया गया है। ठीक है, तो ये जो
आयोजन है ये, भाई जल राहत इसका नाम रखा गया है। तो वहां पे भारतीय सेना की एक गजराज कोर है, तो उसने मानस नदी असम में पड़ती है, तो असम पर हगरामा ब्रिज पर ये संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इन सब ने भी उसमें हिस्सा लिया। कोई विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो कैसे निपटा जाए। 2015 से हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और इस वर्ष की थीम अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें, ये रखी गई है। तो दूसरी बात तो सही है, लेकिन जो रक्तचाप दिवस है ये 2015 से नहीं 2005 से मनाया जा रहा है, 17 मई को मनाया जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आजकल जो रक्तचाप है वो बहुत बड़ी समस्या है भाई। ब्लड प्रेशर किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, सामान्य तो किसी बहुत कम ही लोगों का रहता है। तो इसको थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए, खान पान, चीनी कम खाइए, नमक कम खाइए। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 की थीम संग्रहालय निरंतरता और कल्याण है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को यहां दिया है, यह मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को मनाया जाता है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है। संग्रहालय निरंतरता और कल्याण इस बार की थीम रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद भी है, ये गैर सरकारी संगठन है, और ये फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। कहां पर है? फ्रांस के पेरिस में। मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बने मनोज सोनी, और आते ही इन्होंने क्या प्रयोग किया आपने देखा ही है। पेपर ऐसा बना दिया कि मतलब वो पेपर है या क्या है, कोई पांडुलिपि है जिसको पढ़ना है पहली बार, और समय तो 3 ही घंटे 2 ही घंटे का दिया गया। तो उसमें 2 घंटे के समय में कोई क्या कर लेगा? उसको पढ़ने के लिए ही इतना कठिन पेपर था कि पूरा दिन तो चाहिए ही था। खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, खिलवाड़ करने के बाद क्या मिलेगा इनको पता नहीं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई गई है? 2024 में विश्व आर्थिक स्थिति कितने प्रतिशत ये बढ़ेगी? तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसमें कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पे बेसिकली एक चीज और जोड़ लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई गई। भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको यहाँ पे शामिल किया जाएगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को, तो प्रश्न कंप्लीट होगा। 6.7%, क्योंकि हमको भारत से मतलब है, प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद यहाँ से ज्यादा है। किरण रिजिजू के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है? तो किरण रिजिजू के स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल ये नए कानून और न्याय मंत्री बने हैं। अर्जुन राम मेघवाल। किरण रिजिजू जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अब संभालेंगे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा इनका मंत्रित्व काल रहा है, अच्छा कार्य इन्होंने किया है। और हमारे यहाँ जो सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आर्टिकल 75 में ये कहा गया है। और मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति मंत्री पद का जो विभागों का आवंटन है, कौन सा मंत्री कौन सा पद कौन सा विभाग पाएगा, तो राष्ट्रपति के जरिए ये होता है, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें सलाह देते हैं, पीएम की सलाह पर इसको प्रेसिडेंट करते हैं। एक मंत्री जो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, यानी कि 6 महीने में उसको सदस्य भी बनना होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहा गया है 75(5) में, आर्टिकल जो 75 है, 75 का जो 5 है उसमें कहा गया। 18 मई 2023 को किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना के पोत राहत सामग्री लेकर यंगून पहुंचे? भारतीय नौसेना के जो पोत हैं वो यंगून पहुंच गए, और वहां पे चक्रवात मोचा आया था, और म्यांमार जो है तबाह हुआ था। तो भारत ने तुरंत दोस्ती का हाथ एज यूजुअल जैसा करता है, इसने बढ़ाया और ऑपरेशन करुणा चलाया, और ऑपरेशन करुणा के तहत वहां पे राहत सामग्री इन्होंने भेजी। 20 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? एक लंबा सीएम चेयर के लिए वहां पे एक संघर्ष चला, और डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों लड़ते रहे। 20 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया ने आखिरकार शपथ ली। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों ने यहाँ पर दावा पेश कर दिया था, और वहां के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। इस समय थावरचंद गहलोत के सामने दावा दोनों लोगों ने पेश किया, लेकिन बाद में समझौता हो गया और सिद्धारमैया सीएम बने, और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। सिद्धारमैया 2013 से 18 के बीच में भी यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्नाटक के।
16 मई 2023 को पहली अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो ये नई दिल्ली में ही होगी। कहां जाएंगे लोग? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंजुम मौदगिल को साल 2019 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया और हॉकी कोच सरपाल सिंह को 2021 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। ये दो स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो दिए गए, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में ये दो नाम भारतीय निशानेबाज हैं अंजुम मौदगिल, इनको अर्जुन पुरस्कार, और हॉकी कोच हैं सरपाल सिंह, द्रोणाचार्य पुरस्कार। लेकिन अंजुम को 2019 का और सरपाल को 2021 का ये पुरस्कार दिया गया है। दोनों बातें ये सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये पुरस्कार है खेलकूद में, अर्जुन पुरस्कार, ये 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ना। 4 वर्षों की अवधि में ये दिया जाता है, अच्छा प्रदर्शन जो करता है उसको। निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। गुवाहाटी के 7 तीर्थ स्थलों को जलमार्ग से जोड़े जाने की योजना है। गुवाहाटी के 7 तीर्थ स्थल। और दूसरा है परियोजना को सागरमाला परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो सागरमाला परियोजना तीर्थ स्थलों को जोड़ने की परियोजना थी। तीर्थ स्थलों को जोड़ने की डायरेक्टली परियोजना नहीं थी, लेकिन ये सागरमाला परियोजना के तहत ही कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वक्लांता, डोलगोविंदा, उमानंदा, चक्केश्वर और अनियति सतरा ये स्थान है जिनको जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 मई को कैपसेट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई, बेंगलुरु, पेरिस, बीजिंग। डायरेक्ट आंसर जब बता दो तो लगता है यार ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, जब ऑप्शन भी पढ़ दो थोड़ा कठिन लगता है। तो कैपसेट 2023 का आयोजन ये किया गया है दुबई में। दुबई में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वहीं पर किया गया है। ठीक है। और इसमें टाटा, एलेक्सी सहित 6 भारतीय कंपनियों ने अपने अत्याधुनिक ओटीटी इंजीनियरिंग और सर्विस डिलीवरी उत्पादों का प्रदर्शन किया है इसके अंतर्गत। ठीक है। तो ये बस स्थान इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अत्याधुनिक जो तकनीक है, और उपग्रह उद्योग की भी बात इसमें की गई। बाकी जो भी लेटेस्ट होगा, इनोवेशन होगा सबकी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने निम्नलिखित में से किसके साथ क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी के प्रस्तावित विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी है, ये विलय कर जाएगा किसमें? यूबीएस में। ये मंजूरी किसने प्रदान की? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ये मंजूरी दी है। यूबीएस ग्रुप, एजी और क्रेडिट स्विस ग्रुप, है ना। तो मतलब ये जो यूबीएस और ये क्रेडिट स्विस ये आपस में मिल रहे हैं, है ना। ये एजी हटा दीजिए, तो स्विस ग्रुप किसमें मिलेगा? यूबीएस। ऐसे, ठीक है, यूबीएस। 37वें राष्ट्रीय खेल में शामिल हुए पारंपरिक खेल गतका के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। गतका, गतका पंजाब का राजकीय खेल भी है। पंजाब का है राजकीय खेल कि नहीं, इसको एक बार चेक कीजिएगा, गतका। और दूसरी चीज यहां पर है कि ये सिख गुरुओं से जुड़ी छड़ी लड़ाई का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। सिख गुरुओं से इसका संबंध रहा है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है इसको पीठू के नाम से जाना जाता है। 37वां जो राष्ट्रीय खेल था उसमें एक तो ये गतका शामिल हुआ, और गतका के साथ साथ में एक इसमें और शामिल हुआ है, और वो जो है लगोरी। एक गतका और दूसरा ये लगोरी भी शामिल हुआ है। लगोरी जो है ये 7 पत्थरों या पिट्ठू के नाम से जाना जाता है। आउटडोर टीम गेम है, दक्षिण भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो पिट्ठू जो कहते हैं वो लगोरी को कहते हैं। जहां तक बात गतका की है, तो गतका सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत हरगोबिंद साहब जी ने की थी। गतका शब्द भारतीय मूल का है, रक्षात्मक हथियार तकनीक से रिलेटेड है, और सिख धर्म का ये अनिवार्य हिस्सा है 17वीं शताब्दी से। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये लगोरी का नाम है, पहला सही है। पंजाब का राजकीय खेल क्या है ये जरा बताइएगा, है ना। मैंने बोला कि ये है, तो ये है कि नहीं, ये ऐसा है नहीं शायद, इसको आप जरा सर्च करके बताइएगा। तो केवल एक यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को अनुमति दी है? जल्लीकट्टू जो है वो आप जानते हैं, ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में इस पे बैन लगा दिया गया था, तो संशोधन करना पड़ा तमिलनाडु राज्य में। और बैल को काबू पाने की एक प्रतियोगिता होती है, उसमें बैल जो होता है वो इंसान के साथ भिड़ंत करता है, कई बार इसमें मौतें भी हो जाती हैं। पोंगल फसल उत्सव के समय इसको मनाया जाता है, इसका एक हिस्सा होता है। और जैसे ऐसे बहुत सारे खेल हैं, ऊंट दौड़ है राजस्थान में की जाती है, बुलबुल फाइट है असम में,
बैलगाड़ी दौड़ है महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु। ठीक ऐसे ही ये भी है। कंबाला ऐसे एक है कर्नाटक में, मारामाडी है ये केरल में, पोथोत्तम भी उसको कहते हैं। तो ऐसे भी है। अभी इसमें क्या हुआ था, इसको एक नाम से और जाना जाता है, एरू थाजू उथल, एरू थाजू उथल के नाम से भी जल्लीकट्टू को जाना जाता है। तो इसमें अभी पेटा सहित कई अन्य लोगों ने इसमें चुनौती दे दिया था इस आर्डर को कि तमिलनाडु में बैल को काबू पाने में जो ये खेल है, ये किसी भी दृष्टि से काबू पाने का जो ये खेल है, ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, पशुओं के प्रति क्रूरता होती है। लेकिन संविधान पीठ ने इसको अनुमति दे दी है और ये जस्टिस के.एम. जोसेफ थे, के.एम. जोसेफ। तो के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ थे जिसने इसको आर्डर दिया है, मतलब इसको जारी किया है, अनुमति दे दी है। 19 मई 2023 को सऊदी अरब के किस स्थान में अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? 29 मई 2023 को ये किया गया अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन हुआ है जेद्दा में, जेद्दा सऊदी अरब में पड़ता है, और 32वां शिखर सम्मेलन है अरब लीग का, वहां पर यह हुआ है। और शिखर सम्मेलन का प्राथमिक जो फोकस रहा, सूडान में चल रहा संघर्ष और सीरिया की लीग में वापसी कैसे की जाए, ये दो मुद्दे यहाँ पर रहे। ठीक है। अरब लीग की अगर बात की जाए तो लीग ऑफ अरब स्टेट भी इसको कहते हैं। 22 मार्च 1945 को काहिरा में गठित हुआ था। 22 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय काहिरा में ही है। और काहिरा आपका पड़ता है इजिप्ट में। काहिरा कहाँ पे पड़ता है? कायरो जिसे कहते हैं, कायरो, कायरो इजिप्ट में पड़ता है। ठीक है। 22 सदस्य है इसमें, मेंबर्स कितने हैं? 22। ये अरब लीग, इसका 32वां शिखर सम्मेलन अभी हुआ है। तो इतने ही प्रश्न लगभग और बचे हैं जिनको नेक्स्ट हम एक सेशन और करेंगे, उसमें कर लेंगे। आप लोग इसको पढ़िएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।